नमस्कार दोस्तों। तो अब तक की सीरीज़ में हमने देखा कि पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने आप को कैसे ग्रोथ की और कैसे धीरे धीरे अपने आप को इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ पोर्तुगीज़ की डिक्लाइन इंडिया में शुरू हुई और इस लेक्चर में हमको वही देखना कि कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन हुआ इंडिया के अंदर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडियन हिस्ट्री। तो बने रहिए हमारे इस लेक्चर के साथ। मेरा नाम है प्रणव और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ की। पोर्तुगीज़ के डिक्लाइन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर डिटरमिनेट नहीं है कि इस फैक्टर की वजह से या फिर इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुआ। देयर आर वेरियस रीजन्स या फिर सीरीज ऑफ रीजन्स बोल सकते हैं जिसकी वजह से पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, जिसमें सबसे पहला और मेन रीज़न है राइज ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़ इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे पावरफुल डायनेस्टीज़ का उगम होना, स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ का उगम होना, जिसके वजह से उनको पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी कॉम्पिटिशन मिली। जैसे कि जब पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 के अंदर इंडिया में आई थी ट्रेडिंग पर्पजेस से, तब इंडिया के अंदर कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी। ऑल स्टेट डिवाइडेड थे, बहुत पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम थी इंडिया में उस टाइम पे। हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन उस टाइम पे जब 1498 के अंदर ये पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तब पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुगल्स अपना डोमिनेशन अप करते हैं, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनाते हैं। देन उसके बाद मराठा एम्पायर अपने आप को स्टेबलाइज करता है डेक्कन रीजन में, और साउथ के रीजन में वोडेयर डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, ऐसे बहुत से एम्पायर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं जो कि पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है राइज ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन इंडिया। सेकंड जो फैक्टर है वो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्तुगीज़। कि पोर्तुगीज़ की रिलीजियस पॉलिसीज हमारे पार्ट 3 के अंदर आपने देखा होगा कि पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही हार्श एटीट्यूड था मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ के प्रति, और मुस्लिम्स एंड हिंदूज वेर द लोकल्स ऑफ इंडिया। और लोकल्स के प्रति आपका ऐसा हार्श बिहेवियर देख के वहाँ के लोगों का उनके प्रति ट्रस्ट कम होने लगा। एंड सेकंड रीज़न कि जहांगीर के टाइम पे आगरा के अंदर पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर पोर्तुगीज़ के जो फादर आते थे उन्होंने 20 बैप्टिज्म किए थे। 20 बैप्टिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बैप्टिज्म की एक प्रोसेस होती है। तो इन सारे रिलीजियस एक्शन की वजह से भी उनका डोमिनेशन या डोमिनेशन जो है इंडिया के अंदर कम होने लगा। ये भी एक मेजर रीज़न है पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर डिक्लाइन के लिए। और जो थर्ड रीज़न है लॉस ऑफ डोमिनेशन ऑन सी। हम पहले पार्ट से यही बोलते आ रहे हैं कि पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर इंडिया के ऊपर रूल किया तो उसका मेजर रीज़न था उनका शिप इंडस्ट्री, उनकी शिप के अंदर नॉलेज, उनका शिप के अंदर इनोवेशन करना। और उसी रीज़न की वजह से उन्होंने इंडियन ओशियन के ऊपर अपना डोमिनेशन रखा, और उसी डोमिनेशन की वजह से उनका इंडिया के अंदर इंडिया के कोस्टल रिजर्व्स पे दबदबा रहा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने अपने टेक्नोलॉजीज़ को, अपने शिप्स को इम्प्रूव नहीं किया, और ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच अलग अलग कॉम्पिटिशन कंपनी उनसे एडवांस शिप के साथ आने लगे। तो अपनी शिप्स को इनोवेट नहीं करना, अपने डोमिनेशन, अपने मेन कोर एरिया को उन्होंने फोकस नहीं किया। पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर एरिया था शिप या फिर सी के ऊपर अपना डोमिनेशन। उन्होंने अपने कोर एरिया पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने कोर एरिया को वीक छोड़ दिया। उनको लगा कि हाँ हमारी शिप से कौन ही टक्कर ले लेगा। लेकिन ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस आगे चल के उनको भारी पड़ा और उनका डोमिनेशन जो है सी रूट पे धीरे धीरे कम होते गया। और फोर्थ रीज़न जो है वो मोनोपोली ऑफ सी रूट। कि इंडिया के ट्रेड रूट का वास्को डी गामा ने खोज की, इंडिया की खोज नहीं की, इंडिया के ट्रेड रूट की खोज की। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया के ट्रेड रूट की वास्को डी गामा ने खोज की। तो इस ट्रेड रूट को पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी गुप्त रखने में फेल हो गई, फेल टू हाइड इट, किसी से छुपा के नहीं रख सके। अब ये रूट धीरे धीरे सबको पता चल गया। तो पोर्तुगीज़ के बाद डेन्स आएंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, फिर फ्रेंच आएंगे, फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। तो ये सारी कंपनियां जब इंडिया में आएंगी तो इंडिया के अंदर क्या होगा, एक मार्केट, तो एक ही है मार्केट है इंडिया, और यहाँ पे बहुत सी कंपनीज आ रही है तो कंपटीशन बढ़ेगी। और ये भी एक मेजर रीज़न रहा कि पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन का इंडिया के अंदर। तो पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के डिक्लाइन के अंदर जो मेजर फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए, जैसे राइज ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्तुगीज़, लॉस ऑफ डोमिनेशन ऑन सी रूट,
एंड देन मोनोपोली ऑफ सी रूट वॉज लॉस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके वजह से पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन हुआ इंडिया में। एंड डिक्लाइन के बाद हम देखेंगे कि उनका सिग्निफिकेंस क्या रहा इंडिया के हिस्ट्री में, कि उनका सिग्निफिकेंस, उनसे हम क्या सीख पाए, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या दिया। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर, कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वर द फर्स्ट टू शो द पावर ऑफ नेवल सुप्रीमेसी। कि नेवी के पावर के बदौलत हम किसी कंट्री के ऊपर पॉलिटिकली रूल कर सकते हैं। ये बात हमें पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जांपल से सीखने मिली, कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नेवी के बदौलत, अपने शिप्स के बदौलत इंडिया के ऊपर, इंडिया के कोस्टल रीजन के ऊपर इतने लंबे समय तक राज कर पाई। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ओशियन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। पहले लोग सिर्फ लैंड से ट्रैवल करते थे। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर समझा कि कैसे वेस्ट टू ईस्ट का कनेक्शन होता था लैंड से, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज को इंप्रूवमेंट करने के बाद ओशियंस का इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज और स्पेन जैसे देशों ने अपने आप को जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के अंदर इन्वॉल्व किया और ओशियंस का इंपॉर्टेंट बताया। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री के मेजर पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या है सेक्शन है, इसलिए तो ओशियंस का इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज ने बताया लोगों को। देन आर्मी अपडेटेशन, प्रॉपर आर्मर यूज करना, प्रॉपर हेलमेट यूज करना, मैच लॉक गन्स की टेक्निक, ये सारी टेक्निक धीरे धीरे आर्मी के अंदर पोर्तुगीज ने अप्लाई की और उन आर्मी टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए इंडिया के बहुत से टेरिटरी को अपने अंडर लिया। सो थर्ड सिग्निफिकेंस है आर्मी में अपडेटेशन करना। एंड देन एडवांस शिप बनाना, उस समय की सबसे एडवांस शिप जो बनाती थी पोर्तुगीज बनाती थी अपने डेक के ऊपर, मतलब पीछे का जो डेक है वो ब्रॉड रखते हुए आगे के डेक को शार्प रखना, ऊपर एक सही से फैन इम्प्लीट करना ताकि शिप को अच्छी से स्पीड मिल सके। ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ शिप बनाना, शिप के ऊपर कैनन्स लगाना, उससे फिर टैक्स इंप्लीमेंट करना, ये सारी बातें, शिप का एडवांसमेंट भी हमें पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखने को मिलता है। एंड देन कल्चरल फील्ड में पोर्तुगीज का इनोवेशन हम गोवा एंड पौंडीचेरी जैसे जगह पर देख सकते हैं। आज भी गोवा और पौंडीचेरी के कल्चर में हमें बहुत सारा यूरोपियन कल्चर का मिक्स देखने को मिलता है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का डिनोमिनेशन था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्तुगीज वॉज द फर्स्ट टू केम टू इंडिया एंड लास्ट टू गो आउट। 1498 के अंदर इंडिया में आने के बाद 1961 के अंदर इंडियन के ऑपरेशन के बाद पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ के गए। और आपको ये बताना है कि 1961 के कौन से ऑपरेशन था जिसके वजह से पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोवा को, इंडियन गवर्नमेंट का वो कौन सा ऑपरेशन था जिसकी वजह से गोवा वापस इंडिया के अंदर आया। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री के साथ। मैं माफ़ी चाहता हूँ वीडियो डालने में बहुत लेट हो गया, लेकिन आज से रेगुलर हिस्ट्री की वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री के साथ हम अगले पार्ट में शुरुआत करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे लर्न विद पीजे के साथ। थैंक यू।